नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। चाहे सियासत हो या लड़ाई का मैदान, शक्ति की हर जगह पूजा होती है, लेकिन इस वक्त यूपी के राजनीतिक अखाड़े में राम की शक्ति पूजा की चर्चा हर तरफ हो रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी के लहले पर भाजपा ने दहला दे मारा है। योगी सरकार ने नवरात्रि और रामनवमी से पहले एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसने सियासत में नए संग्राम काल की शुरुआत कर दी है। ये विरोधी दलों को निरुत्तर करने का योगी सरकार का वो दांव है जिसे बेहद महीन धागे से बुना गया है। यह ऐसा फैसला है जिस पर विरोधी दलों के लिए सीधे सवाल खड़े करना भी किसी धर्म संकट से कम नहीं। इसलिए अखिलेश यादव ने तंज की भाषा में बात की। मामला रामनवमी और नवरात्रि पर रामायण के अखंड पाठ और दुर्गा सप्तशी के पाठ का आदेश देने का है। आदेश सरकारी है। इस आयोजन के लिए हर जिले में सरकारी खजाने से 1 लाख रुपए खर्च करने का ऐलान भी किया गया है। जाहिर है इस पर चुभने वाली सियासत होनी ही थी, लेकिन ये जिस शक्ल में सामने आई वो हैरान करने वाली है। आज बात तो चुभेगी में मैं करूंगा इसका पूरा विश्लेषण, साथ ही ये भी बताऊंगा कि इस फैसले पर सबसे ज्यादा चुभन स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान में क्यों देखी जा रही है। इसके साथ ही ये खबर भी बताऊंगा कि सीएम योगी ने आज पीएम मोदी से मुलाकात में उन्होंने संत तुलसीदास से जुड़ी कौन सी किताब भेंट की और क्या है इसके सियासी मायने। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। लोकसभा चुनाव से जब मौजूदा वक्त की दूरी सिर्फ कुछ महीने की रह गई है, ऐसे में हिंदुत्व की पिच पर भाजपा ने नया मास्टर स्ट्रोक जड़ने की कोशिश की है। ये विरोधी दलों के नाम हिंदुत्व की वो हुंकार है जिसका जवाब देना किसी के लिए इतना आसान नहीं। संस्कृति को बढ़ावा देने के नाम पर सरकार ने जो निर्देश जारी किए हैं उनका वास्ता सिर्फ अखंड रामायण पाठ और दुर्गा सप्तशी के पाठ भर से नहीं है। इसका संदेश दूर तक जाएगा। सभी 75 जिलों के शहरों और गांवों से लेकर हर चौपाल पर इसकी चर्चा शुरू हो चुकी है। अगले साल अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा और इससे पहले ये राम नवमी और नवरात्रि बेहद खास है। अखिलेश को योगी का हिंदुत्व चैलेंज। रामनवमी से पहले भगवा संदेश। सरकारी खर्च पर अखंड रामायण पाठ। सरकारी खर्च पर देवी जागरण। व्यक्तिगत तौर से तो हम लोग श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ भी कराते हैं और नवरात्रि में बहुत सारे परिवार दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कराते हैं। हमें धार्मिक आयोजन से दिक्कत नहीं है, उसको पॉलिटिसाइजेशन से हमें दिक्कत है। रामनवमी पर रामायण संदेश, नवरात्रि पर शक्ति पूजा। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट आभार, धन्यवाद। शहर शहर अयोध्या प्लान, गांव गांव शक्ति गान। शक्ति और भक्ति वाली सियासत पर नया घमासान। लोग अपने आप रामचरितमानस का पाठ करना बंद कर दिया, इसलिए सरकार अपने खर्चे से रामचरितमानस का पाठ कराने के लिए मजबूर हो रही है। अब नवरात्रि में माता का पाठ नहीं होगा तो कब होगा, और हिंदुस्तान में नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा। स्वामी प्रसाद को सबसे ज्यादा चुभा फैसला। और जो रामचरितमानस का पाठ पढ़ाने की बात कर रहे हैं वो इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान के दुश्मन हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी तो मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर फुल हो जाते थे और मंदिरों से उतार दिए जाते थे।
ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी की सरकार थी जो हमारे मंदिरों के ऊपर आतंकवादी हमले होते थे। बनारस के संकट मोचन मंदिर हमला हम लोग भूले नहीं है। बसपा और कांग्रेस का भी हल्ला बोल। अगर इन्हें पाठ करना है, पाठ कराना है, तो बेरोजगारों से पूछो, उनका पाठ सुन लो। इसमें सरकार घुस करके बहुत गलत कर रही है, लेकिन वे अपने हिसाब से गलत नहीं कर रहे हैं। योगी की हिंदुत्व हुंकार। राम राज्य की शक्ति पूजा। बात तो चुभेगी। मुद्दा धर्म से जुड़ा है, सवाल आस्था का है, तो सरकार कह रही है कि ये संस्कृति को आगे बढ़ाने का फैसला है। एबीपी गंगा ने इस मुद्दे पर सीधे यूपी सरकार के संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मेश्राम से बात की। इनके ही दस्तखत से चर्चित सरकारी आदेश जारी हुआ है। मेश्राम की माने तो इस आदेश का मकसद पर्व त्योहारों के सांस्कृतिक आयोजनों के जरिए समाज में समरसता को बढ़ाना है। उधर समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस और बसपा तक ने भाजपा पर हमला बोल दिया है। विरोधी दल संविधान और धर्मनिरपेक्षता का हवाला दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के खेमे से रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर सवाल खड़े किए गए। इसे समाज को बांटने वाला और भेदभाव पैदा करने वाला बताया गया। तो अब भाजपा सरकार ने रामनवमी पर हर मंदिर में अखंड रामायण के पाठ का निर्देश देकर साफ साफ संदेश दे दिया है। तो एक जगत जननी है, एक जगत पिता जगदीश्वर हैं, और जब उनकी आराधना कहते हैं जब होती है तो हनुमान जी महाराज आ जाते हैं। इस संदेश का सियासी मतलब क्या है, इसे अलग से समझाने की जरूरत नहीं। जिस राज्य में अयोध्या हो, जिस राज्य में बन रहे भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा होने में सिर्फ 10 महीने का वक्त बचा हो, जहां रामचरितमानस पर सियासत में महाबहस छिड़ी हो, वहां रामायण और रामचरितमानस के अखंड पाठ के सरकारी आयोजन का अर्थ क्या है, इसे खुद विरोधी दल के नेता समझाने में जुटे हैं। तो पहले ये होता था, अब ये हो रहा है। अगर पहले इफ्तार होता था तो अब सरकार गरीबों का इफ्तार करा दे, बड़े लोगों का ना कराए, क्या है जी? या और तरीकों से अपने पैदा करने वाले की इबादत की जाए। इलेक्शन है, संदेश आपको पता ही है, 2024 का इलेक्शन आ रहा है, हालत पतली है इनकी। अखिलेश यादव ने तो नहले पर दहला जड़ने की कोशिश की। जरा सपा अध्यक्ष के इस ट्वीट के हर शब्द पर गौर कीजिए। अखिलेश ने लिखा, रामनवमी मनाने के लिए यूपी के जिला अधिकारियों को 1 लाख रुपए दिए जाने के प्रस्ताव का स्वागत है, पर इतनी कम रकम से क्या होगा? कम से कम 10 करोड़ देने चाहिए, जिससे सभी धर्मों के त्योहारों को मनाया जा सके। भाजपा सरकार त्योहारों पर फ्री सिलेंडर दे और इसकी शुरुआत इसी रामनवमी से हो। बात रामनवमी और राम राज्य की हो रही है तो सपा ने गरीबों के लिए फ्री में सिलेंडर वाले मुद्दे को आगे कर दिया। इसके जरिए ये जताने की कोशिश की कि असली शक्ति पूजा तो गरीब महिलाओं के किचन में त्योहारों पर फ्री वाला गैस सिलेंडर पहुंचाकर ही होगी। सपा कह रही है कि भाजपा हिंदू धर्म के मंदिरों में अब अपने लोग घुसाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी कब्जा करने की मानसिकता से राजनीति करती है। देवी पाठ या अखंड रामायण लगातार होती ही रही हैं, हर मंदिर में होती हैं, हर जगह लोग करते हैं, धार्मिक सामाजिक लोग मिलके कराते हैं, सब दलों के लोग मिलके कराते हैं। सपा के इस बात पर भाजपा ने भी पलटवार में देर नहीं की। इनको आपत्ति होगी, आप अगला सवाल पूछे उससे पहले मैं उनको कहूँगा वह भी ये काम करें, तो उनका भी जो दिमाग में तमाम भरा है गंदगी वो सब निकल जाएगी। सियासत अपनी राह पर आगे बढ़ रही है, बयानबाजी का बवंडर उठ रहा है। इस बीच सरकार की तरफ से आधिकारिक सफाई जरूर सुननी चाहिए। संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मेश्राम कह रहे हैं कि समाज में इससे समरसता आएगी। जो भी पर्व त्योहार हैं, मेले महोत्सव हैं या कोई भी इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन है, वह जीवन में या समाज में इसलिए आयोजित किए जाते हैं ताकि हम जीवन में एक रंग बना करके रखें, उल्लास का रंग, उमंग का रंग, और साथ ही साथ जो है समरसता का भाव।
लेकिन सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि सरकारी खर्च पर अखंड रामायण पाठ करवाना सरकार की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, एक ही धर्म को बढ़ावा क्यों? सरकार सबकी है, अगर सरकार को बढ़ावा देना ही है तो सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देने के लिए अपने सरकारी कोष से धन देने का काम करे। उधर बसपा और कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, इशारा चुनाव की तरफ है। ये जो इनके दुर्गा सप्तमी और अखंड रामायण के पाठ पर ये तीनों को अगर पाठ सुनेंगे तो ये भारी पड़ेंगे, और जब इनके पाठ को नहीं सुनेंगे तो आने वाले टाइम पर लोग बिल्कुल मन बना चुके हैं कि इन्हें हम पाठ सिखा देंगे। मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर आगरा 3.5 साल रहा। होली भी हुई, दिवाली भी हुई, रोज़ा इफ्तार भी हुआ, गुरु नानक का जन्म दिवस भी मैंने मनाया, और 25 दिसंबर को हम लोगों ने क्रिसमस डे भी मनाया आगरा में। अब इस बात की चर्चा तेज है कि जब सरकारी खर्च पर धार्मिक अखंड पाठ की शुरुआत होगी तब सियासत किस राह चलेगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आपको इस खास सरकारी आदेश की हर बात बता देते हैं कि वो खास बात क्या है। ये जान लेते हैं कि सरकार के आदेश में क्या लिखा है। जी हां, इस आदेश की एक बात मैं आपको बताता हूं। देखिए इस आदेश में क्या लिखा है। चैत्र नवरात्रि और रामनवमी पर सभी जिले में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। साफ तौर पर यह बात इस आदेश में लिखी हुई है। हम एक एक चीज आपको बता रहे हैं इस आदेश में क्या है। मां दुर्गा की पूजा से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, यह बात इस आदेश में कही गई है। चैत्र नवरात्रि में दुर्गा पूजा से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, यह बात भी लिखी गई है इस आदेश में। और 22 से 30 मार्च तक मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रम होने चाहिए, यह बात कही गई है। चैत्र नवरात्र की शुभ तिथियों में विशेष अभियान चलाया जाए। देवी मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ, देवी गायन, देवी जागरण आयोजित करें। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करें। और 29 से 30 मार्च तक रामायण का अखंड पाठ भी करवाया जाए, ये बात इस आदेश में कही गई है। और 29 मार्च को चैत्र नवरात्रि की अष्टमी, 30 मार्च को रामनवमी है। जिला, तहसील, विकास खंड में विशेष आयोजन समिति बनाएं। कार्यक्रम के लिए कलाकार का चयन डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी करे। संस्कृति विभाग, सूचना और जनसंपर्क विभाग के समन्वय से यह चयन करें, यानी चयन की प्रक्रिया भी बताई गई है। मां दुर्गा की महिमा के अनुरूप कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। 2 नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं जो इन पूरे कार्यक्रमों की देखरेख करें। संस्कृति विभाग के संयुक्त सचिव को बनाया गया है नोडल अधिकारी, यानी संस्कृति निदेशालय की सहायक निदेशक भी बनाई गई है नोडल अधिकारी। इस पूरे आयोजन के लिए इस तरह की तैयारी की गई। और ये इस आदेश में जो एक एक बात लिखी गई है वो हमने आपको इस ग्राफिक के जरिए आपको बताई है कि क्या ये गाइडलाइंस जारी की गई। आखिर सीएम योगी की तरफ से इस आदेश में अखिलेश यादव के नाम कौन सा संदेश छिपा है, अब मैं आपको वो भी बता देता हूं। संदेश को समझिए, देखिए, उसको डिकोड कीजिए। सीएम योगी का राम संदेश क्या है। मानस की चौपाई पर विवाद के ठीक बाद यह बड़ा फैसला है। मुख्यमंत्री चुप रहे लेकिन अब उन्होंने बड़ा फैसला लिया। सपा को सीधा संदेश दिया कि हम बैक फुट पर नहीं हैं, धर्म ग्रंथों को भेदभाव नहीं, समरसता का मानते हैं प्रतीक। ये बात बताने की कोशिश की गई क्योंकि इस आदेश में लिखा गया है और खुद सचिव कह रहे हैं विभाग के कि समरसता का संदेश देंगे हम इस आयोजन के जरिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के नैरेटिव को सीधी चुनौती देने की बात कही गई है। और सपा के जातीय जनगणना कार्ड का प्रखर हिंदुत्व से जवाब देने की कोशिश है। विपक्ष के जातीय ध्रुवीकरण के एजेंडे को नाकाम करने की कोशिश है। धार्मिक आयोजनों को मानते हैं संस्कृति का हिस्सा। 2 टूक संदेश है। भगवा एजेंडे पर और मजबूती से आगे बढ़ना है, धार्मिक परंपराओं के जरिए समाज को जोड़ना है। तो सीएम योगी का ये राम संदेश है जो इस आदेश के जरिए देने की कोशिश हो रही है। तो बहरहाल हमने आपको बताया कि आखिरकार इस आज का जो एक बड़ा आदेश था, इस विवाद पर किस तरह से राजनीति हो रही है, सरकार ने इस पर क्या कुछ कहा, मुख्यमंत्री ने इस पर क्या कुछ कहा, या सरकार के क्या आदेश थे। आगे बढ़ते हैं। मंगलवार की सुबह योगी सरकार ने भक्ति के पथ पर बड़ा संदेश दिया तो शाम होते होते दिल्ली से भी
एक ऐसी तस्वीर सामने आ गई जिसके बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल सीएम योगी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। यह मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। इस दौरान सीएम योगी ने प्रधानमंत्री को भक्ति आंदोलन से जुड़ी एक किताब दी। यह किताब इस वजह से खास है क्योंकि इसका सीधा संबंध रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास से है। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के महान कवि थे और जो किताब सीएम योगी ने प्रधानमंत्री को भेंट की उसका शीर्षक भी भक्ति आंदोलन से जुड़ा है। माना जा रहा है कि विरोधियों के सवाल के बीच योगी सरकार धर्म के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर आ गई है। जाति के आधार पर अखिलेश यादव जो रणनीति तैयार कर रहे हैं ये उसकी बड़ी काट मानी जा रही है। खबर है कि सीएम योगी ने प्रधानमंत्री से चुनावी रणनीति पर भी बात की क्योंकि 24 का लोकसभा चुनाव अब दूर नहीं है। कुछ महीने का वक्त बच गया और उससे पहले यह तस्वीर कई तरह के संकेत देती है क्योंकि विपक्ष बार बार जातीय जनगणना की बात कर रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो समाज को जातियों में नहीं बांटना चाहते। वो बात कर रहे हैं समरसता की। बदलते वक्त के साथ कदम मिलाने की जरूरत सियासतदानों को भी होती है, इसलिए भाजपा के साथ कांग्रेस को पानी पी पी कर कोस रहे अखिलेश यादव की पार्टी ने राष्ट्रीय राजनीति को लेकर अपना गियर शिफ्ट कर दिया है। आज दिल्ली में 16 विपक्षी दलों की बैठक में सपा के महासचिव रामगोपाल यादव भी शामिल हुए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बैठक बुलाई। लोकसभा चुनाव में बमुश्किल 1 साल का वक्त बचा है और यूपी से लेकर दिल्ली तक की सियासत में 2 सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। पहला, क्या तीसरे मोर्चे का गठन होगा और दूसरा, कांग्रेस के साथ कौन कौन से दल खड़े होंगे। दूसरा सवाल इस वजह से अहम हो जाता है क्योंकि अखिलेश लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। 11 मार्च को जब वो गुजरात दौरे पर गए थे तब भी कांग्रेस पर चुभने वाला हमला बोला था। बीजेपी कांग्रेस के रास्ते चल रही है। इस देश में जो परंपरा कांग्रेस ने डाली थी उसी रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई नया काम नहीं कर रही। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से छापे मारना, और जो लोग छापा मारते हैं वही हश्र होगा जो कांग्रेस का हुआ है। दरअसल अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सियासी लकीर बहुत पहले ही खींच चुके हैं। उन्होंने गाजीपुर की रैली से ही साफ कर दिया था कि सपा पुराने गठबंधन के साथ ही नया चुनाव लड़ेगी। गठबंधन बनाने में हम लोगों ने त्याग कर करके ही गठबंधन बनाने का काम किया था, लेकिन अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहीं गठबंधन करने नहीं जा रही। अपनी अकेली ताकत पर साइकिल पर सवार होकर के चलेगी। हाल ही में जब अखिलेश अमेठी गए थे तब भी कांग्रेस पर चुभने वाला हमला किया था और ऐलान यहां तक कर दिया था कि अमेठी और रायबरेली में भी सपा अपने प्रत्याशी उतारेगी। लेकिन अखिलेश की इस तल्खी के बीच बीच में दिल्ली से ऐसी तस्वीर भी सामने आ रही है जो गठबंधन के रास्ते को खुला दिखाती है। इस बार भी जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में 16 विपक्षी दलों की बैठक हुई तो समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव शामिल हुए। यानी एक तरफ कांग्रेस को लेकर तल्खी है तो दूसरी तरफ विपक्षी एकता की तस्वीर, और कांग्रेस भी अखिलेश को बार बार चेता रही है कि भलाई एक साथ लड़ने में है। देखिए, सही समय पर सब एक होंगे। इसके अलावा एक और सवाल है, बीजेपी कहती है हमारे पास 80 में से 80 सीट जीतने का ब्लूप्रिंट है। अखिलेश यादव ने ये कहा है कि हमारे पास 80 में से 80 सीट हराने का ब्लूप्रिंट है। शायद उनके दिमाग में वो सब मिलजुल कर हराएंगे। कांग्रेस के साथ जाने या न जाने को लेकर यूपी की सियासत में भारी मतभेद है क्योंकि अखिलेश कई बार कांग्रेस पर हमला कर चुके हैं, लेकिन पार्टी के ही कई नेता या गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस को लेकर सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं। जयंत चौधरी का एक बयान भी इन दिनों खूब चर्चा में है। नेशनल लेवल पे जब बात होगी, कई राज्यों में और भी पार्टियां हैं जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, कुछ ना कुछ एक स्थिति बनाएंगे। प्रीपोल हो या पोस्ट पोल हो, प्रीपोल हो तो बेहतर होता है क्योंकि फिर मुद्दों पे आप एक मत बनाकर जनता के सामने जाते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि मुद्दों के आधार पर गठबंधन होना चाहिए, मुद्दों के आधार पर, और विपक्ष की एकता को कायम होना चाहिए, तभी हम जनता को इस अजाब से छुटकारा दिला सकते हैं। समाजवादी पार्टी अब बंगाल मैजिक दिखाने की तैयारी में है। मामला कोलकाता में होने जा रही
सपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का है। 18 और 19 मार्च को यह बैठक कोलकाता के एक 5 सितारा होटल में होगी। खबर यह है कि इससे पहले 17 मार्च को ही पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव कोलकाता पहुंच जाएंगे। अखिलेश की पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से भी मुलाकात होनी है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। पश्चिम बंगाल से सामने आ सकता है 2024 के चुनाव को लेकर सपा का बड़ा ऐलान। सामने आ सकता है सपा का नया गठबंधन प्लान। यूपी में भले ही सियासी साझेदारी की योजना तय हो चुकी है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की मोर्चाबंदी में सपा की किस पाले में कितनी अहम भूमिका होगी, इस पर कोलकाता की बैठक में सीधी बात होगी। जिस 5 सितारा होटल में ये 2 दिवसीय बैठक होगी वो ये है JW मैरियट कोलकाता में, जहां तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कोलकाता में 18 और 19 मार्च को होगी, यानी कि इसी हफ्ते होने वाली इस बैठक में पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव शामिल होंगे, वाइस प्रेसिडेंट किरणमय नंदा, रामगोपाल यादव के साथ शिवपाल यादव, सारे नेता शामिल होंगे। करीब 68 सदस्य जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है वो शामिल होंगे। उसके साथ ही 20 राज्यों के जो भी चेयरमैन या फिर विभिन्न पदाधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। एक तरफ कोलकाता में सरगर्मियां अभी से बढ़ चली हैं, तो समाजवादी पार्टी के 2024 वाले एजेंडे को लेकर यूपी से बंगाल के रास्ते के बीच के राज्य बिहार में भी खासी चर्चा है, जहां सरकार की अगुवाई कर रहे JDU ने कहा है कि अगर यूपी में उसका किसी दल के साथ गठबंधन होगा तो वो सपा होगी। देखिए, गठबंधन तो उत्तर प्रदेश में स्वाभाविक तौर पर होगा, लेकिन कोई भी गठबंधन में जाने के लिए हमारे संगठन को मजबूत होना होगा, और संगठन को इसलिए हम लोग मजबूत करना चाहते हैं। अभी हमारे पास 1 साल का समय है। अखिलेश यादव और नीतीश कुमार के सियासी संबंध पहले से मजबूत हैं, जबकि JDU के सहयोगी दल राजद से भी सपा के अच्छे रिश्ते हैं। अब ये अखिलेश को तय करना है कि कुर्मी वोटों पर मजबूत पकड़ रखने वाले नीतीश कुमार की पार्टी JDU के साथ अखिलेश यूपी में साझेदारी करते हैं या नहीं। हम तो चाहते हैं कि हर लोकतंत्र में दल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती से लड़े। जो सरकार का प्रयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, जो बार बार अपने संवैधानिक मशीन का विरोध कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से लोगों को हिस्सेदारी में रोक रहे हैं, इसके खिलाफ सबको मजबूती से लड़ना चाहिए। बसपा भी लड़े, कांग्रेस भी लड़े, हम भी लड़ेंगे, और सबको मिलकर लड़के ये लोकतंत्र विरोधी और संविधान विरोधी सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहिए। हमारे पास ज़मीनी कार्यकर्ता बहुत हैं, संगठन है, और जनता आज अखिलेश यादव जी को याद कर रही है। हम तो एकता की बात इसलिए भी कर रहे हैं कि एक मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए कि सब साथ मिलकर 2024 का चुनाव लड़ें। यूपी को लेकर सपा के गठबंधन वाले नए एजेंडे पर भाजपा तंज करने से नहीं चूक रही। भाजपा कह रही है कि उसका सीताराम जब बिहार यूपी से विरोधियों का सफाया कर देगा। नहीं, चाहे जिससे गठबंधन कर लें, चाहे वो बिहार में जो गठबंधन करना चाहे कर लें, और चाहे यूपी में आकर के जो गठबंधन करना चाहे कर लें। हम लोग सीताराम जपते हैं, तो सीता माता की का बिहार 40 और भगवान श्री राम का उत्तर प्रदेश 80, 120। ये तो हुई बात बिहार की। अब फिर से पश्चिम बंगाल की तरफ लौटते हैं, जहां 11 साल बाद होने जा रही सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले सबसे ज्यादा चर्चा ममता बनर्जी और अखिलेश की होने वाली खास मुलाकात की है। अब इस बैठक को कोलकाता में करने के कई कारण हैं। 2012 के बाद ये बैठक पहली बार एक बार फिर कोलकाता में हो रही है। इस दौरान जब अखिलेश यादव आएंगे तो मुख्यमंत्री बंगाल की ममता बनर्जी से भी मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में काफी सारी बातें होने की संभावना है। तीसरे मोर्चे के तार बुनने में अखिलेश यादव की इन दिनों खास भूमिका है। इसके लिए वे तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु और गुजरात तक के दौरे कर चुके हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल से आने वाला संदेश सबसे अलग होगा, इसलिए ये बैठक बेहद खास होने वाली है। इस बैठक में जो होगा उस पे सिर्फ बंगाल या उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश की नजर होगी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, ABP गंगा, कोलकाता। और अब आपको बता देते हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल की जमीन से अखिलेश यादव राष्ट्रीय राजनीतिक अभियान में कौन सा पन्ना जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
क्या है अखिलेश यादव का बंगाल मैजिक, जरा इसको समझिए। गठबंधन योजना का रुख वो साफ करने वाले हैं। भाजपा के खिलाफ नए अभियान का ऐलान भी मुमकिन है। 2024 के चुनावी मुद्दे तय करने हैं। तीसरे मोर्चे के गठन के लिए फॉर्मूला भी पेश कर सकते हैं, इसके संकेत दे सकते हैं कि किस तरह का ये मोर्चा हो सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी से भी उनकी मुलाकात होनी है, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। गैर भाजपा गैर कांग्रेसी दलों की एकजुटता पर जोर दिया जा रहा है। छोटे नेताजी होने का मतलब साबित करने की कोशिश अखिलेश यादव करेंगे। राष्ट्रीय राजनीति में मुलायम सिंह की जगह भरने वाले तेवर दिखाने की कोशिश होगी। राष्ट्रीय दल बनने का एक्शन प्लान साफ करेंगे, साबित करेंगे कि अब स्वतंत्र फैसले लेने में हिचक नहीं। चुनावी हार के सिलसिले को तोड़ने की ठोस योजना भी पेश कर सकते हैं। कार्यकर्ताओं को देंगे बूथ मैनेजमेंट का सबसे दमदार मंत्र। ये मैजिक, ये जादू दिखाने की कोशिश पश्चिम बंगाल की धरती से होगी। बढ़ते आगे और अब आपको बता देते हैं कि आखिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए समाजवादी पार्टी के तर्कश में कितने और तीर हैं। आखिर वो कौन सी घोषणाएं हैं जिसकी गूंज कोलकाता की बैठक में सुनाई दे सकती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लाल हुंकार, किस तरह की हुंकार है? जातीय जनगणना के मुद्दे पर कर सकते हैं बड़ी लड़ाई का ऐलान। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में भाजपा की घेरबंदी की योजना तैयार हो सकती है। नीतीश, तेजस्वी, ममता के नाम आ सकता है नया संदेश। भाजपा विरोधी वोटरों का बिखराव रोकने का रोडमैप तैयार होगा। सपा के वोट बैंक समीकरण को मजबूत करने पर फोकस होगा और मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट रखने के लिए इमोशनल दांव भी मुमकिन है। महंगाई, रोजगार के मुद्दे पर सड़कों पर संघर्ष की घोषणा हो सकती है। एजेंडे में है युवाओं पर फोकस करने वाला प्रस्ताव। दिख सकती है 2024 के लिए लोक लुभावन वायदों की झलक। सपा के जनाधार वाले दूसरे राज्यों के लिए भी चुनावी प्लान सामने आ सकता है। तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में समाजवादी पार्टी का जो राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, उसमें क्या बड़ा संदेश अखिलेश यादव देने की कोशिश कर सकते हैं या कोशिश करने वाले हैं, यह हमने आपको बताया। बात राहुल गांधी के उस बयान की जिस पर भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने बीते दिनों लंदन में भारतीय लोकतंत्र को लेकर कुछ बातें कही थी जो भाजपा को चुभ गई। सोमवार से इस बयान का असर लोकसभा और राज्यसभा में दिखाई दे रहा है। तो अब वाराणसी में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र भी दाखिल हो गया है। एक तरफ जहां राहुल गांधी भाजपा के निशाने पर हैं, तो सपा और बसपा के नेताओं ने कांग्रेस नेता के बयान का समर्थन किया है। लंदन में राहुल गांधी का दिया एक बयान देश की सियासत में तूफान ले आया है। 50% of people who live in a democratic space live in India, and so preserving and defending Indian democracy is more than just about India. It's actually about defending the democratic structure and the democratic system on the planet. राहुल के इस बयान पर जहां संसद में संग्राम छिड़ा है, तो लड़ाई अब कानूनी चौखट तक भी पहुंच गई है। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में एक वकील की तरफ से राहुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। आरोप लगाया गया कि राहुल ने लंदन में भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ बयानबाजी की। इन सारे विषयों को लेकर के राहुल गांधी जी के खिलाफ यहाँ एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार तिवारी, आनंद पाठक जी और दीपक वर्मा सहयोगी हैं। ये हमारे इन लोगों ने मुकदमे में बहस किया है। माननीय न्यायालय में ये ऑर्डर के लिए सुरक्षित है। अब माननीय न्यायालय का जो ऑर्डर होगा उस पर आगे कार्रवाई हम लोग करेंगे। वकील की याचिका पर एमपी एमएलए कोर्ट ने बहस के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है। लेकिन राहुल के खिलाफ शुरू हुई भाजपा की सियासत इतनी जल्दी रुकेगी ऐसा लगता नहीं, क्योंकि भाजपा के नेता सड़क से लेकर संसद तक माफी की मांग पर अड़ गए हैं। राहुल गांधी जी ने जो कृत्य किया है विदेशी धरती पर जाकर के सदन की और देश की बदनामी करने का, तो इतना बड़ा कृत्य जो देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, देश की छवि खराब हुई है, तब मैं कह सकता हूं कि सदन में आकर के राहुल जी को माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन वो सदन से गायब हैं, वो सदन में आए नहीं। तो मुझे लगता है कि जब तक वो सदन में माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक सदन कैसे चलेगा। इसको लोकतांत्रिक तरीके से अमेठी की जनता ने धूल चटाई, आज उसके आंसू बहना ये स्वाभाविक है। मैं इतना ही कहूँगी, हमारे राष्ट्र का ये गौरव है कि हम आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा खत्म करने के बाद राहुल गांधी लंदन पहुंचे थे। वहां उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया था और वहीं पर दिया हुआ बयान सियासत की नई वजह बन गया है।
भारत जोड़ो यात्रा से व्यथित, व्याकुल, डरे हुए हैं लोग, और इसीलिए राहुल गांधी से जो कुछ उन्होंने विदेश में कहा उसे पूरा न रखे। उन्होंने तो भारत जोड़ो यात्रा के अनुभव साझा किए तो भारत की लोकतंत्र की तारीफ की थी। गलत बयानी करके अपने मालिक अडानी का मुद्दा न उठे, इसलिए सदन को अव्यवस्थित कर रहे हैं। राहुल के बयान पर जहां भाजपा उखड़ी हुई है, तो वहीं सपा और बसपा के नेताओं ने राहुल के समर्थन में हाथ उठाए हैं। राहुल को मुतमईन करें, देश की छवि ठीक करें। देश के अंदर क्यों माइनॉरिटी के साथ और दूसरी कौमों के साथ जो नाइंसाफियां इनके साथ तो जुल्म हो रहा है हमारे साथ, तो अगर हम अपना जुल्मी बयान करें तो हम तो जालिम हो गए जी। जो राहुल गांधी ने बोला वो अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत बोला, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें सत्ताधारी पार्टी इतना हो हल्ला मचा रही है। और देखिए तो उससे ज्यादा गंदी बातें तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला। राहुल गांधी के बयान पर विवाद ऐसे वक्त में गहरा रहा है जब कांग्रेस अडानी मुद्दे पर मोर्चा खोलकर बैठी थी। तो क्या ये मान लिया जाए कि राहुल ने भाजपा को पलटवार करने का नया हथियार सौंप दिया है? एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं बसपा की, जिसकी तरफ से आज चौंकाने वाला दावा किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में यूपी की सबसे ज्यादा सीटें बसपा जीतेगी। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यह दावा ऐसे वक्त में हुआ जब विधानसभा में बसपा का सिर्फ एक ही विधायक है। उधर दूसरी तरफ अखिलेश लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि बसपा के उम्मीदवार भाजपा के दफ्तर से तय होते हैं। एक तरफ देश में विपक्षी एकता का ताना बाना तैयार हो रहा है, तो दूसरी तरफ मायावती की बसपा एकला चलो की राह पर है। दावा तो यहां तक कर दिया है कि निकाय चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव, यूपी में बहुजन समाज पार्टी पहले नंबर पर रहेगी। यानी सिर्फ कांग्रेस या सपा से ही नहीं बल्कि भाजपा से भी आगे। देखिए, हमारे सभी सांसद फील्ड में ऑलरेडी उतरे हैं और मान्या बहन जी हमारी नेता हैं, और जो भी रणनीति बहन जी बना रही हैं, निश्चित है बहन जी की रणनीति से, नीति से हम लोग जो भी चुनाव कराएंगे, नगर पालिका, नगर पंचायत, वार्ड पार्षद, चाहे लोकसभा का, उसमें बहुजन समाज पार्टी बड़े दल के रूप में जीत करके आएगी, ये तय है। बसपा इस वक्त जमीन पर कितनी मजबूत है, इसके आंकड़े 1 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में ही सामने आ गए थे, जब बसपा ने कांग्रेस के गठबंधन वाले प्रस्ताव को ठुकराकर अकेले चुनाव लड़ा था और 403 सीटों में सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल की थी। ये बसपा का यूपी में सबसे खराब प्रदर्शन था, और अब 1 साल बाद बसपा का दावा है कि वो निकाय चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक में नंबर 1 पार्टी बनेगी। देखिए, ये निश्चित है कि ये जो चुनाव होगा, लेकिन ये शहरों का चुनाव है और लोकसभा शहर और देहात दोनों का चुनाव होगा। लेकिन हम लोग शहरों के चुनाव में भी नंबर 1 के दल के रूप में आएंगे, और जो लोकसभा का होगा उसमें भी बड़े दल के रूप में आएंगे। इस चुनाव के लिए जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं, जिस तरह से सांसदों को उतारना, तो उस तैयारी का फायदा 24 में भी मिलेगा? निश्चित मिलेगा। भाई चुनाव है, जो भी चुनाव हम जीत के आएंगे, जैसे अभी हम 10 सांसद जीत के आए हैं, तो उसका लाभ तो हमको मिल रहा है, आगे जो भी चुनाव होगा मिलेगा। दरअसल निकाय चुनाव की तैयारी में पार्टी ने अपने सभी 10 सांसदों को सक्रिय करने की तैयारी शुरू कर दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती बहुत जल्द बैठक करके सांसदों को जिम्मेदारी सौंपेंगी। ये बैठक दिल्ली में हो सकती है। सांसदों को कैडर के अलावा अन्य वर्ग के युवाओं को जोड़ने की जिम्मेदारी दी जाएगी। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष ने अखिलेश के उस बयान पर भी पलटवार किया, जिसमें अखिलेश ने बसपा को भाजपा की बी टीम बताया था। देखिए, ये तो सरासर गलत है। बहुजन समाज पार्टी की जो नेता है मान्या बहन जी की नीति पर दूसरे लोग चलने का प्रयास करते हैं, नकल करते हैं, और बहुजन समाज पार्टी की जो रणनीति है, जो नीति है, उस पर हमारे वर्कर काम कर रहे हैं, हम सफल होंगे उस पर। और बसपा के कैंडिडेट तो भाजपा कार्यालय नहीं तय होते हैं,
लेकिन समाजवादी की नीति आरएसएस कार्यालय से जरूर तय होती है। अखिलेश कहते हैं कि बसपा भाजपा की टीम बी है, जबकि बसपा कहती है कि सपा आरएसएस की बी टीम है। यानी एक तरफ पूरा विपक्ष भाजपा का विजय रथ रोकने में जुटा है, तो यूपी में सपा बसपा के बीच नूरा कुश्ती खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चुनावी प्रदर्शन के लिहाज से लगातार पीछे होते जाने के बावजूद मायावती की पार्टी ने आखिर 2024 में नंबर 1 होने का दावा क्यों किया, अब इसको भी समझ लीजिए कि क्या है मायावती का मिशन नंबर 1। कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करना पहली चुनौती है और वो तभी किया जा सकता है जब उनमें यह भरोसा जगाया जाए कि हम अभी उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछड़े नहीं हैं। बसपा अपने कैडर को जगाने में जुटी है। हर जिले में जमीनी स्तर पर तूफानी बैठकें हो रही हैं। खुद बसपा सुप्रीमो लगातार फीडबैक ले रही हैं। ओबीसी समाज से प्रदेश अध्यक्ष बनाना बड़ा दाव है। दलित, ओबीसी, मुस्लिम वोट बैंक पर खास फोकस है। खुद को सर्व समाज की पार्टी के रूप में पेश करना चाहती है बसपा। पिछले 4 चुनाव के सबक को याद रखना है, यह बसपा अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, पूरे कैडर को बता रही है। गलतियों को ना दोहराने पर जोर देने की बात कही गई है। 2004 में बसपा को मिली थी 19 सीटें। 2004 में बसपा को मिले थे 24.67% वोट। 2009 के चुनाव में बसपा ने जीती थी 20 सीटें। पिछले 4 लोकसभा चुनाव का सबसे बेहतर प्रदर्शन था। 2009 में बसपा को मिले थे 27.42% वोट। 2014 में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली। 14 में सीट नहीं मिले, लेकिन वोट मिले थे 19.62%। 2019 में सपा से गठबंधन 38 सीटों पर लड़कर 10 सीटें जीती। 2019 में बसपा को मिले थे 19.26% वोट। 2024 के लिए वोट प्रतिशत में बड़े उछाल का एक्शन प्लान तैयार करने में जुटी है मायावती। पुराने वोट बैंक को फिर से मजबूत करने पर ज्यादा जोर है, ज्यादा फोकस है। तो यह है बसपा का मिशन नंबर 1। बढ़ते आगे, यूपी सरकार ने मदरसों की जांच में पुलिस को भी शामिल कर दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले सरकार ने सभी मदरसों का सर्वे करवाया था, जिसमें कई जगहों से फंडिंग को लेकर चुभने वाले सवाल पैदा हुए। अब इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए एटीएस को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार के सवाल खासकर नेपाल बॉर्डर पर मौजूद मदरसों को लेकर है, क्योंकि नेपाल की सीमा पर कई ऐसे मदरसे हैं जिनकी फंडिंग संदिग्ध मानी जा रही है। पहले मदरसों का सर्वे हुआ, फिर एक एक जानकारी सरकार के टेबल पर पहुंची और अब सरकार ने मदरसों की फंडिंग को लेकर बड़ा कदम भी उठा लिया है। मदरसों में संदिग्ध फंडिंग कहां से हो रही है, इसकी गुप्त सूचना तो सरकार के पास बहुत पहले से आ रही थी, लेकिन अब इसका खुलासा करने के लिए जांच टीम को जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। मदरसों में फंडिंग की जांच एटीएस को सौंपी गई है, यानी पहली बार मदरसों की जांच पड़ताल में पुलिस को शामिल किया गया है। ये आपका महत्वपूर्ण विषय है। इसमें एक पुलिस की महत्वपूर्ण एजेंसी को भी लगाने का काम किया गया है और जैसे ही ये काम पूरा हो जाएगा तो फिर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार की शक वाली लिस्ट में सबसे ज्यादा नाम नेपाल बॉर्डर पर मौजूद मदरसों के हैं, जिनकी फंडिंग संदिग्ध होने की बात सामने आई है। जब सरकार ने यूपी के सभी मदरसों का सर्वे करवाया था, तब भी कई मदरसे फंडिंग को लेकर सही जानकारी नहीं दे पाए थे और अब एटीएस को ये जिम्मेदारी दी गई है कि मदरसों की फंडिंग का पूरा सच बाहर निकाला जाए। शनै से नई प्रक्रिया में ये कार्य चल रहा है और ये रुका नहीं है। लोगों को पता लगा कि शायद कुछ होने वाला नहीं है। जो फंडिंग, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी फंडिंग है। फंडिंग कहाँ से हो रही है, ये सूचना हमारे पास निरंतरता में आ रही है। जब सारी सूचनाएं एकत्र हो जाएंगी तो फिर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूपी में कई ऐसे मदरसे हैं जो सवालों के बीच खड़े हैं, क्योंकि आजमगढ़ में जिन 300 मदरसों का नाम सामने आया है, वो भी धोखाधड़ी की बुनियाद पर खड़े थे। ये मदरसे बिना मानकों के ही तैयार हो गए थे। इस मामले में एसआईटी ने 7 अधिकारियों पर केस दर्ज किया है, जिसके बाद आखिर मदरसों को लेकर नेपाल बॉर्डर पर शक क्यों है, वहां इतनी निगरानी क्यों हो रही है, यह भी मैं आपको बता दूं। भारत नेपाल सीमा पर मदरसों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पिछले कुछ अरसे में मदरसों के अलावा मस्जिदों की संख्या में इजाफा हुआ है।
3 साल के भीतर 100 से ज्यादा नए मदरसे बनने की खबर है। 3 साल के भीतर 200 से ज्यादा मस्जिद बनने की खबर है। एक रिपोर्ट आई है। बॉर्डर पर मौजूद मदरसों की फंडिंग पर कई सवाल उठ रहे हैं। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर पर पैनी निगाह है। बहराइच, श्रावस्ती और पीलीभीत जैसे जिलों में एक्शन तेज हो रहा है। यही वजह है कि यहां पर एक्शन की तैयारी हो रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बात तो चुभे की बढ़ते आगे, और बात प्रयागराज के उस शूटआउट की जिसने यूपी पुलिस की परेशानी बढ़ा रखी है। आज 19वें दिन भी यूपी पुलिस के हाथ खाली रहे। ना तो अतीक के बेटे का कोई पता चला और ना ही बाकी के शूटर का कोई सुराग। पुलिस ने बदमाशों पर रखी गई इनाम की राशि भी बढ़ाकर दोगुनी कर दी है। यानी अब शूटर का पता बताने वालों को 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। उधर प्रयागराज में खौफ पैदा करने वाले बदमाशों के घर गिराने की तैयारी तेज हो गई। प्रयागराज की सड़क पर आतंक फैलाने वाले ये बदमाश कहां हैं? ये यूपी पुलिस को 19वें दिन तक पता नहीं चल पाया। ना तो अतीक का बेटा असद पुलिस की पकड़ में आया और ना ही गुड्डू मुस्लिम समेत तमाम वो शूटर और बमबाज जिन्होंने दहशत फैला दी थी। सभी चीज़ें विवेचना चल रही हैं और अपराधी बहुत जल्द पकड़े जाएंगे और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए जाएंगे। टीम क्या गुजरात भी गई है अतीक से पूछताछ करने? ये सब चीज़ें जाती रहती हैं। टीमें वो विवेचक भेजते हैं, वहाँ कमिश्नर के द्वारा समय समय पर इसकी ब्रीफिंग की जाती है। बदमाश पुलिस की पकड़ से बाहर हैं और आए दिन इन पर इनाम की राशि में बढ़ोतरी हो रही है। जिन शूटर्स पर अभी तक 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित था उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। पुलिस अतीक के बेटे असद के साथ साथ शूटर गुड्डू मुस्लिम, साबिर, अरमान और गुलाम पर इनाम की राशि बढ़ा चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इनाम की रकम बढ़ा देने से शूटर पकड़ में आ जाएंगे? सच तो ये है कि कहीं न कहीं इस मामले में पुलिस ने शुरुआती दौर में लापरवाही भी की, क्योंकि जिस वक्त ये घटना हुई उसके दूसरे दिन तक अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का फोन ऑन था, फिर भी उसे पकड़ा नहीं जा सका। जबकि बाकी के शूटर्स ने पहले ही अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए थे। करीब 1.5 घंटे पहले मोबाइल फोन को बंद कर सभी डेटा डिलीट कर दिए गए थे। अब लखनऊ से लेकर बरेली तक की पुलिस छापेमारी अभियान चला रही है। कि थाना B3 चैनपुर में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था जो जेल में निरुद्ध माफिया है उससे गैर कानूनी तरीके से मिलने के संबंध में। इसमें अभी तक 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, जिसमें 2 जेल कर्मी भी हैं, जेल वार्डर हैं। इसके अलावा जैसा कि आपने बताया कि एक महिला जिसका अभियुक्त के साथ बातचीत वगैरह होती थी, इस संबंध में जांच की जा रही है और अगर संलिप्तता पाई जाती है तो उसके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्योंकि जेल प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई हुई है उसमें जेल वार्डर, डिप्टी जेलर और जेलर को निलंबित किया गया है और जेल अधीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई अमल में लाई गई। रिकॉर्ड से साफ पता चलता है कि केस दर्ज होने के कई घंटे बाद तक शाइस्ता परवीन न सिर्फ फोन का इस्तेमाल करती रही बल्कि व्हाट्सएप पर चैटिंग भी करती रही। और अगर उस वक्त पुलिस इतनी एक्टिव होती तो इस घटना की नामजद आरोपी और इनामी शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार किया जा सकता था। एक तरफ बदमाश फरार है तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन को कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बार फिर प्रयागराज प्रशासन उसी रास्ते पर लौटने लगा है जिस रास्ते पर वो होली से पहले था। चर्चा है कि बुलडोजर एक बार फिर एक्शन में लौटने वाला है। जैसे जफर अहमद और सफदर अली का मकान गिराया गया, उसी तरह अब अतीक के बाकी साथियों के मकान पर भी बुलडोजर चलेगा। पर सवाल है कि क्या इस कार्रवाई से उमेश पाल के हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में आ पाएंगे या फिर ये सिर्फ चुभते हुए सवालों से बचने का एक फॉर्मूला है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आपको नए बुलडोजर एक्शन की तैयारी के बारे में बताते हैं। आखिर क्या है ये ऑपरेशन मिट्टी पार्ट 2। जी हां, इस ऑपरेशन के बाद मैं आपको बताता हूं। प्रयागराज का उमेश हत्याकांड के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन अब होगा। ये बुलडोजर इसी तरह से चलेगा। 20 से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। शूटर गुड्डू मुस्लिम, शूटर गुलाम को भी नोटिस जारी किया गया है। गुड्डू मुस्लिम का घर चकिया इलाके में है। गुलाम का घर तिलियारगंज के रसूलाबाद में है। अतीक के बेटे असद के सहयोगी मोहम्मद आवेज को भी नोटिस भेजा गया है।
नोटिस भेजकर विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर जवाब मांगा। संतोषजनक जवाब ना देने पर बुलडोजर वाली कार्रवाई शुरू हो। अब तक 3 लोगों के घर पर बुलडोजर चल चुका है। जफर अहमद, सफदर अली और माशूकुद्दीन के अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो चुकी है। तो यह है मिशन मिट्टी में मिला दूंगा पार्ट 2। बहरहाल बात तो चुभेगी। मैं आज जितना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।